नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। 10 जून को राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने 3 सीटें जीतने को लेकर अपने विधायकों की संख्या पूरी कर ली है। कांग्रेस की तीनों सीट जीतने के लिए 123 वोट चाहिए। सोमवार तक उदयपुर के ताज अरावली रिजोर्ट में 118 विधायक पहुंच गए हैं। इनमें से कांग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार तक उदयपुर पहुंचेंगे। उधर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की जयपुर के एक 5 सितारा रेस्टोरेंट में बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। रिजोर्ट के 62 कमरे बुक करवाए गए हैं। सोमवार को जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय से 2 बसों में सवार होकर रिजोर्ट में पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य विधायक मंगलवार तक रिजोर्ट में पहुंच जाएंगे। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। बीजेपी आलाकमान ने तोमर को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को सेंधमारी का खतरा है। कांग्रेस नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं निर्दलीय विधायकों में बीजेपी सेंध नहीं लगा दे। वहीं बीजेपी की चिंता अपने ही विधायकों में टूट की आशंका को लेकर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को उदयपुर में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक ली। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने पिछले साल आदिवासी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर ही कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की शर्त रखी है। तो वहीं निर्दलीय बलजीत यादव ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का वायदा करने वाली पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के 1912 निर्दलीय और माकपा के 2 विधायकों का बहुमत कांग्रेस नेता अपने पास बता रहे हैं। निर्दलीय बलजीत यादव को भी 1-2 दिन में मनाने की बात कही जा रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और कई निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में रहकर ही ये विधायक ऐसे मार मारेंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि सेंधमारी कैसे होती है। अब बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाने के साथ ही निर्दलीय सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया। बीजेपी के खुद के 71 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन मिलने की उसे उम्मीद है। तो वहीं इसी पर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपनी बात रखी। प्रशिक्षण के लिए, मतदान के लिए भी कई बार हम लोग डेमो कराते हैं। और दूसरा, जब लोग इकट्ठे ही होते हैं तो उसका संगठनात्मक रूप से हम लोग लाभ लेते हैं। प्रशिक्षण शिविर की तो मर्यादा है क्योंकि उसमें लगातार वो आवासीय होता है, और इसको अभ्यास वर्ग के रूप में पार्टी के जो सैद्धांतिक विषय हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे विधायक हैं जो पहली बार आए हैं, जो दूसरी धारा से भी आए हैं, उनको पार्टी के इतिहास विकास से लेके और विधानसभा में विधायन के और उनके क्षेत्र के मुद्दों को समाधान की दिशा में किस तरीके से वो ले जाएं। अभी पार्टी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान चल रहा है जिसमें बूथ सशक्तिकरण से लेकर, और मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा, इसके तहत भी जो कार्यक्रम होंगे उस पर भी पूरी चर्चा होगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें समय समय पर आएंगे और वो विधायकों का प्रबोधन करेंगे। राज्यसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर भी प्रशिक्षण शिविर में किस तरह से विधायकों से इसमें चुनाव के दौरान जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो कई बार समझाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके से विधायकों को उसमें शामिल होना होता है, कई बार क्योंकि मानवीय त्रुटि होती है उसके कारण कई सवाल खड़े होते हैं, इसलिए उनमें कहीं किसी तरीके से दिक्कत नहीं आए तो वो 2-3 बार लगातार डेमो करना पड़ता है, और इसलिए वो ज़रूरी होता है कि उनको एक जगह एकत्रित करके और उसका 2-3 बार। अब ये तो ऐसा ही काम हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस देश में हॉर्स ट्रेडिंग से लेके भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है,
वो अपने आप को पाक साफ साबित करना चाह रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि सरकार के गठन से लेकर आज तक ईडी को और सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि इस सरकार के भीतर इतना असंतोष होने के बाद भी गवर्नेंस की फेल्योर से लेकर जिस तरीके से इन्होंने इन सब चीज़ों को मैनेज किया है उसकी पृष्ठभूमि में क्या है। और ये खाली एक खिसियाट है कि एसीबी में एक परिवाद दे दिया कि उनको आशंका है, तो मुझे लगता है कि खाली एक पॉलिटिकल इस तरीके की गॉसिप पैदा करना, लोगों में भ्रम पैदा करना और अपने आप को साधु साबित करना, इस तरीके तो दोनों ही पार्टियां राज्यसभा के रण को लेकर सक्रिय हो गई हैं और दोनों ही पार्टियों को क्योंकि खतरा है पूरे तरीके से सेंधमारी का, इसलिए बाड़ेबंदी दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है। पहले कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया, उसके बाद बाड़ेबंदी की तरफ गई। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो प्रशिक्षण शिविर के बाद बाड़ेबंदी तक का सफर तय हुआ है। अब जो इस तरीके से दोनों पार्टियां बाड़ेबंदी कर रही है, किसको यहाँ पर किसकी बात बनेगी राज्यसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की भी बाड़ेबंदी शुरू हो गई है, कांग्रेस तो कर ही रही थी, क्या बीजेपी को भी डर है सेंधमारी का सीधे तौर पर? नहीं मुस्कान जी, बीजेपी को कोई डर नहीं है और बीजेपी को डरने की कहाँ जरूरत है। डरने की जरूरत उन लोगों को जिनको दिक्कत ज्यादा है। यहाँ तो परिवार में दिक्कत नहीं, सरकार में दिक्कत नहीं और सारी चीज जो है वो सब चीज ठीक है। हमें कहाँ डरने की। हम लोग तो ये तो जरूर करते हैं कि चिंता की बजाय चिंतन करते हैं और चिंतन करने वाली पार्टी है। कम से कम जो चीज हमारा हक है वो आराम से मिल जाए और डरने डराने का तो कोई काम ही नहीं है। वो समय तो खत्म हो चुका है। उसके लिए तो बहुत पार्टी बैठी है, किसी का अस्तित्व खत्म हो गया, किसी का नाम और निशान ही चला गया। उनको डरना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और हमारा काम जो मैं कह रहा हूँ कि चिंतन की बात है वो ये है कि कोई चुनाव हो उसके बाद हम लोग बैठते नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया जिसे बोलते हैं वो ही राजस्थान में इस समय चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी ज्यादा विचार करने की। संगठन के हिसाब से वहां संगठन अपना काम कर रहा है। आने वाले समय में निश्चित अपने जो मकसद हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो जीत हासिल करेंगे। ठीक है जयकरण वर्मा जी, कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं डर है जिस तरीके से सेंधमारी का, उसी इसीलिए कांग्रेस जो है वो बाड़ेबंदी शुरुआत कांग्रेस ने की, बाड़ेबंदी की। अब कई आपके विधायक ऐसे हैं जो नहीं पहुंच रहे हैं शिविर में आपके बाड़ेबंदी के लिए। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में साफ सुथरा राजनीति करना चाहती है, राजनीति को बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम रहा है कि खरीद फरोख्त करना, लोगों को बरगलाना, धन का प्रयोग करना, डराना धमकाना, मुकदमे लगवा करके अपने पक्ष में लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। कांग्रेस पार्टी बड़ी ही मजबूती से, बड़े ही ईमानदारी से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है। हम लोग किसी भी प्रकार से किसी विधायक के खरीदने के चक्कर में, मुकदमेबाजी के चक्कर में, डरवाने धमकाने के चक्कर में नहीं पड़ते। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में, किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, जो खरीद फरोख्त पर विश्वास न करके अपने समर्थकों पर विश्वास करती है, अपने विधायकों पर विश्वास करती है, जिनके भरोसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी अजय नेता हैं, वहां से भी जीत दर्ज करके निकले। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, कांग्रेस कह रही है कि हमें किसी चीज का डर नहीं है, कोई सेंधमारी का डर नहीं है, लेकिन अगर अभी गणित को देखा जाए तो लगभग 123 वोट चाहिए कांग्रेस को अपनी सीटें जीतने के लिए, लेकिन अभी भी 118 विधायक जो हैं वो आज तक पहुंचे हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी जिस तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस में, उसको लेकर विधायक नाराज भी हैं और पहुंच भी नहीं रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। देखिए, ये अगर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए, तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों हो रही है?
क्यों सैर करवाया जा रहा है? क्या पार्टी के पास अगर इतना पैसा है तो कुछ जनता की भलाई में खर्चे कर दे। अभी तो चिंतन शिविर वही हुआ था जिस होटल में राजस्थान के सारे विधायकों को ले जाया गया है, और केवल राजस्थान से ही कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों नहीं अलग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में लिप्त हो रही है। हरियाणा के भी विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया है। तो आखिर कांग्रेस डरी नहीं है तो फिर ये काम क्यों कर रही है? इसके पीछे कहीं ना कहीं वो डर, वो चिंता, वो आदि वर्मा साहब, जिसके कारण ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है उसको अपनाना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, गणित बिल्कुल सामान्य है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 कैंडिडेट के चुनने के पास सरप्लस वोट बचते हैं और उधर बीजेपी को भी बचते हैं। तो हर पार्टी कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा के अपने एक सीट जीतने की उसमें है, कवायद में है। अब देख लीजिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 30 सरप्लस वोट बचते हैं एक कैंडिडेट के पास, वहीं दूसरी और कांग्रेस के पास 26 बचते हैं। तो बीजेपी को कम एमएलए की जरूरत हो रही है, अगर उसके मुकाबले कांग्रेस को देखा जाए तो ज्यादा एमएलए की जरूरत हो रही है। तो ये डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। देखिए, उधर मायावती जी ने जो 6 विधायक उनके थे जो कांग्रेस पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लिए, वहां लेटर भी भेजा है विधानसभा अध्यक्ष को कि उनको वोट से एब्सटेन किया जाए, क्योंकि जो मामला है एंटी डिफेक्शन लॉ का वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें बस एक ही मतलब ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है, संदेश आ रहा है कि कांग्रेस डरी हुई है कि उनके जो असंतुष्ट विधायक हैं वो कहीं दूसरे पाले में जाके वोट न कर दे। ठीक है, वर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद मैं जाऊंगी देवेंद्र प्रमुख के पास। कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, अभी साथी जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई क्यों है, कांग्रेस पार्टी, साथी का कहना ठीक है, कांग्रेस डरी हुई क्यों है? कांग्रेस ही नहीं डरी हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश डरा हुआ है। कांग्रेस के दंड फंद छंद जो उनकी चाल चरित्र है, उनके रवैये से पूरा देश परेशान है। कांग्रेस उसी को बचाना चाहती है। आप देख लीजिए, पूरे देश में चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना हो या चाहे एमएलसी बनाना हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हर जगह अगर जो कोई भी बलपूर्वक प्रयोग करता है, धन से खरीदारी करता है, दरवाने धमकाने काम करता है, तो मात्र और मात्र देश की भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि यह पार्टी ही व्यवसायियों की पार्टी है, यह अडानी और अंबानी के भरोसे चलने वाली पार्टी है। तो इस पे आप कैसे स्वतंत्र राजनीति की आप चेष्टा कर सकते हैं? ये बेईमानी होगी, क्योंकि जहां पर भी व्यवसाय शब्द जुड़ जाएगा वहां खरीद फरोख्त, डरवाना धमकाना, जेल भेजने की धमकी देना ये आम बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वस्थ राजनीति के लिए पूरी दमदारी से लेकिन कांग्रेस की स्वस्थ राजनीति होगी कैसे वर्मा साहब? जनता पार्टी, गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि कांग्रेस को यह बेहतर पता चलेगा कि आखिर सेंधमारी कहते किसे हैं। उनकी बाड़ेबंदी में रहकर भी कई विधायक हैं आपके बीजेपी के संपर्क में, कुछ ऐसी बातें कही है गुलाबचंद कटारिया ने। देखिए, बीजेपी का कुछ भी कह सकती है, वो तो कह सकती है कि उसके राज्यसभा के लिए उसके विदेशों से भी वोट आ सकते हैं। उनका क्या कहना, मैं उस पर नहीं जा सकता। बीजेपी के सवालों का जवाब अगर जो कोई दे सकता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अनर्गल प्रश्न होते हैं। बीजेपी क्या कहती है, उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं? अभी आपने देखा कि उनके प्रवक्ताओं के अनाप शनाप बोलने के नाते आज पूरी दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है। तो उनकी जवाब देने के मेरी हैसियत शायद नहीं है। मैं वही जवाब दे सकता हूं जो देश हित में है, जो हमारे पार्टी के हित में है। चलिए, पार्टी हित में जवाब दे सकते हैं वर्मा साहब, देवेंद्र प्रमुख जी। बीजेपी के सवालों का जवाब देने की हैसियत नहीं है, कुछ ऐसी बात वो कह रहे हैं। मुस्कान जी, मुझे वर्मा जी की बात पे थोड़ा सा हंसी आई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, हंसी आना भी चाहिए।
हंसी आना भी चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोग आपके पार्टी में हैं तो हंसी तो आएगी आपको। अब नुपुर शर्मा का जवाब मैं दे सकता हूँ, इतना तो मेरे बस की बात नहीं है, ये भाजपा के लोग ही दे सकते हैं। माननीय मोदी जी दे सकते हैं, अडानी अंबानी दे सकते हैं, अमित शाह जी दे सकते हैं, जयकरण वर्मा नहीं दे सकते उसका जवाब। आर्य पाठक साहब, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी। नहीं, अगर वर्मा जी की कोई और बात रही हो तो बोल लें, मैं जरा बोल लूंगा, इनके बाद बोल लूंगा आराम से, वो सुन क्योंकि रहे हैं आपको, टेंशन वो मेरी सुन रहे नहीं हैं है। जी। टेंशन मेरी नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस का अस्तित्व इस देश से मिट चुका है। गलती इनकी नहीं है। राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि सचिन और गहलोत की जो लड़ाई है वो राष्ट्र फेमस हो चुकी है। पूरे देश का बच्चा बच्चा उससे वाकिफ है। और गलती मैं फिर इन्हें दोहराना ये चाहता हूं कि चुनाव के बाद पता चलेगा इनको हुआ क्या है। और ये जो एलिकेट करते हैं ना, ये इसमें माहिर हो चुके हैं, इनकी गलती नहीं है। कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उसे एक ही चीज बता दी गई है कि बीजेपी को कोसिए, क्योंकि पिटे पिटे चोर चोर जो मुसेरे भाई। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा कारण जिस तरीके से जल्द ही आने वाला है, क्योंकि 10 तारीख को राज्यसभा के चुनाव है और इसी को लेकर दोनों पार्टियां सेंधमारी से बचने के लिए बाड़ेबंदी की ओर रुख कर रही है। देवेंद्र प्रमुख जी, अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी सहानुभूति है इनके साथ। ले देकर इनके पास एक आध जो प्रदेश बच रहे हैं उनमें राजस्थान एक बोस्ट प्रदेश है इनका, और उसकी जो लड़ाई है, ये जो बेचारे चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, एक सचिन जैसा युवा चेहरा जो इन्होंने किया उसके साथ, आज राजस्थान में इनके हालात ये हैं कि बीजेपी को जरूरत नहीं है, इन्हीं के लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, लेकिन सेंधमारी के सरताज माने जाते हैं अशोक गहलोत। सेंधमारी के सरताज कहीं ना कहीं कह जाते हैं अशोक गहलोत। कैसे बचाएगी बीजेपी अपने विधायकों को? नहीं, सेंधमारी का देखिए, एक हर चीज की हद होती है मुस्कान जी। उन्होंने सेंध मार मार के राजस्थान से लेकर देश के युवा कांग्रेस को खत्म कर दिया। चाहे वो सचिन पायलट की बात हो, जितिन प्रसाद की बात हो, सिंधिया जी की बात हो, या हुड्डा की बात हो जो इनके पास बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके इनके उन बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद अपने नौजवानों को दिया है, उससे इनकी कवर जो है स्वयं बनी है, क्योंकि इनका डीएनए है। एक परिवार, एक पार्टी, एक खानदान, 70 वर्षों तक लोगों का विश्वास जिस तरह इन्होंने तोड़ा, धीरे धीरे करके इस देश की जनता ने कांग्रेस को घुन की तरह खत्म किया। जो लकड़ी में घुन की बीमारी लगती है, पता नहीं चलती, धीरे धीरे दफन हो जाता है। आज कांग्रेस पर हमें ज्यादा गुस्सा की जरूरत है नहीं। गुस्सा आए किस पे? जो कोई हो उसी पे तो आए। कांग्रेस से ज्यादा तो आज ममता लड़ाई लड़ रही है, केजरीवाल लड़ रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व बचा कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी लड़ाई के चक्कर में कई ऐसे दल खड़े कर दिए हमसे लड़ने की वजह से, ये उनसे ही नहीं जीत पाएंगे। हमें तो सहानुभूति है इनके साथ मुस्कान जी। मुझे तो दया आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, लड़ने को जी नहीं करता। इनसे तो बढ़िया कोई और प्रवक्ता बैठे तो आनंद आता है जब उनसे बहस होती है। तो मेरी तो सहानुभूति है कि इनका जो है ये अंतिम समय है, और अंतिम समय के साथ अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ईश्वर से प्रार्थना है इनका डीएनए बचा रहे। चलिए पाठक साहब, किस तरीके से अभी देख रहे हैं हम, जिस तरीके से बाड़ेबंदी की जा रही है अशोक गहलोत को, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है सेंधमारी वो करते हैं बार बार पार्टियों में, सेंधमारी का सरताज उन्हें कहा जाता है, और दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया वो कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस के कई विधायक बाड़ेबंदी में रहते हुए भी उनके संपर्क में है। किस तरीके से समीकरणों को देख रहे हैं आप? देखिए, ये समीकरण बैठाया जाता है, आरोप प्रत्यारोप और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, जिससे कि अगर कुछ ऐसी संभावना बने तो विधायक अपना पाला बदल दे। देखिए, राजस्थान के विधायक रुष्ट हैं अपनी ही पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं। दो खेमा बटा हुआ है, सचिन पायलट खेमा और गहलोत साहब का खेमा। और हमने देखा था कि इससे पहले भी वही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई थी, क्या ड्रामा हुआ था। लेकिन एक्चुअली में सचिन पायलट ने कुछ कर नहीं पाए,
क्योंकि उस समय बीजेपी को भी राजस्थान में उतने एमएलए नहीं थे जितने बहुमत के लिए चाहिए था। देखिए, मध्य प्रदेश में हुआ जो भी हुआ तो बीजेपी बहुमत के बहुत करीब थी। तो कांग्रेस को ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है, ये उनके अपने खुद के कारण से लेना पड़ रहा है। अगर आज राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया जाता तो न ये खेमा बनता, ना ही विधायक उनसे रुष्ट होते, क्योंकि जनता ने सचिन पायलट ने जो मेहनत की थी, जनता ने कांग्रेस को दिया था सरकार बनाने का मौका। उसी तरह वहां भी 2-4 विधायक ज्यादा मिल गए थे बीजेपी से मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार थी। तो फिर भी इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने वही पुराने घोड़े पे रेस लगाना, दाव लगाना सोचा। एमपी में कमलनाथ, इधर अशोक गहलोत, और जो यंग युवा नेता थे उनको दरकिनार किया। और हर जगह, मतलब आप देखिए, इनकी पार्टी के जो भी युवा नेता हैं उनको ये आगे बढ़ने ही नहीं देते। उनके टैलेंट को ये दबा के रखे हुए हैं। तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करना ही पड़ेगा। अगर अशोक गहलोत इसमें महारत हासिल किए हुए हैं तो बीजेपी भी कम नहीं है। वो भी, उनके पास भी बड़े से बड़े धुरंधर हैं, तभी तो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है उनकी। ठीक है पाठक साहब, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। राज्यसभा कारण जिस तरीके से और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहां पर अपने अपने विधायकों को समझाने में लगी है और उनका संबोधन करने में लगी है। पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, पाठक साहब अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था कि राज्यसभा के इस रण में सभी पार्टियों ने अपने समीकरण बना लिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा चिंतित, कुछ ज्यादा ही दुविधा में दिख रही है। देखिए, बीजेपी ने भी अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया। उनका कहना है कि वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए। और कांग्रेस इससे पहले ही चिंतन शिविर कर चुकी थी उसी होटल में राजस्थान में। तो इस राज्यसभा के रण में अगर टोटलिटी में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी डरी है, सहमी है, अपने एक एक विधायक को जोड़ के रखने के लिए कि कहीं वो पाले न बदल ले। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने एक बात, नुपुर शर्मा की बात बताई। देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो कहा, ठीक है, वो गलत कहा, उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनके सामने वाला जो डिबेटर होता है, दूसरे पक्ष ने जो कहा, शिवलिंग को फव्वारा बताया, इससे क्या हम हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती है? तो ये बीजेपी है, वो अपने कार्यकर्ता के साथ कभी खड़ी नहीं होती है, न बंगाल में, न केरला में, और न नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ। ठीक है, खैर नुपुर शर्मा पर नहीं आएंगे पाठक साहब, मुद्दे की बात करते हैं। नुपुर शर्मा पर उन्होंने इस बात मुद्दे को उठाया तो बता दिया। ये कांग्रेस के वकील थे मुस्कान जी, जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देते थे कि राम तो काल्पनिक है, हलफनामा पेश किया था। वो दिन ये भूल गए कांग्रेसी कि राम मंदिर को नहीं बनने के लिए कितनी अड़चनें इन्होंने डाली। ठीक है वर्मा साहब, बात अपनी रखिएगा, लेकिन ज्यादा इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे। राज्यसभा के रण की बात कर रहे हैं, उसी पर बातचीत करेंगे। और सवाल मेरा ये आपसे कि सचिन पायलट जो है, जिस तरीके से गुटबाजी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में हमेशा देखने को मिली है कांग्रेस में, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, ज्यादा काफी नजदीकियां बढ़ रही है उनकी बीजेपी से। देखिए, हमारे दोनों साथी बार बार हमारी पार्टी की बहुत चिंता है इन लोगों को। इनकी एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि कांग्रेस में युवाओं को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। बहुत अच्छा सोच है इनकी, और हमें भी इनके पार्टी में चिंता है। तो इतनी अच्छी सोच आप खुद कर लीजिए और दे दीजिए फिर युवाओं को जगह। माननीय मोदी जी की उम्र ज्यादा हो गई है, मोदी जी से ज्यादा काबिलियत योगी जी में है। वो देश के प्रधानमंत्री जी अगर जो बन जाएं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वो ज्ञान वापी पर चले गए, नुपुर शर्मा पर बात नहीं होनी चाहिए। अरे जिस मुद्दे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया,
जिस मुद्दे ने हमारे देश को संसार कर दिया, जिस मुद्दे अरे किस बात का संस्कार कर दिया? ये सच्चाई कुरान में लिखी है। नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो कुरान में लिखा हुआ है। संसार आखिर कैसे हो गया? ये जब हमारे हिंदू को बाबा बताते हैं तब शर्म हुई, शर्म आनी चाहिए तो ऐसी बात बोलते हुए। नुपुर शर्मा के साथ आज जो भी बीजेपी का सपोर्टर है वो खड़ा है। राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, देश को चालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इस देश के संविधान को नष्ट कर देना चाहती है। लेकिन मैं दोनों साथियों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ही नहीं, भारत का हर वो शरीर का एक तब तक उस देश को बर्बाद नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहेगी तो नहीं खत्म करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करना चाहेगी तो हम नहीं बर्बाद होने देंगे। आप लोगों की मंशा है इस देश में। ठीक है, चलिए ठीक है। वर्मा साहब, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी, मुद्दे पर ही रहेंगे। राज्यसभा कारण नुपुर शर्मा पर भी बात होती रहती है इस मुद्दे पर, लेकिन एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब, हो गई नुपुर शर्मा पर बात, अब जरा मुद्दे पर बात कर लीजिए। सचिन पायलट को लेकर मेरा सवाल था आपसे, काफी नजदीकियां बढ़ रही है बीजेपी की, जरा इस पर भी ध्यान दे लीजिए बाकी सब चीजों को छोड़कर। हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के पूरे नेताओं के, पूरी पार्टी हमारी एक है, कहीं से कोई गुटबाजी नहीं है। कहां से आपको पार्टी? हमें तो आज तक पार्टी एक नहीं दिखी। वर्मा साहब, कैसी बातें करते हैं आप? कम से कम ऐसी बात तो करिए जो हजम हो जाए सामने वाले को। ये हमारी पार्टी का मामला है, हमारी पार्टी एक है, एकजुट है। उसमें आप फरवरी चुनाव में सचिन पायलट और गहलोत को एक साथ बैठा दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का अधिकार है। अरे एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर वो दिखवा देता है, देशद्रोह का मुकदमा उनके 3 मिल जाएंगे क्या? है और नेतृत्व हमारे कार्यकर्ताओं की बात भी सुनता है। ये आप लोगों के चिंतित होने का सवाल नहीं है। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हमारे नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी ये अजय योद्धा है, ये हमेशा चुनाव जीतते हैं। और हमारे राजस्थान की सरकार, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, या सारे वो विधायक सांसद जो भी छोटे बड़े नेता हैं, सब हमारे राज्यसभा के लिए चिंतित है और सारे लोग एकजुट हैं। खाली अगर जो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़, डर धमका करके, जेल भेजने की धमकी दे करके और पैसे के दम पर अगर जो कोई राजस्थान में सरकार तुम्हारी है, जेल हम भेज रहे हैं। वर्मा जी, सरकार तो आपकी है, राजस्थान में जेल आप भेजोगे, हम भेजेंगे। अच्छा वर्मा साहब, आप कौन सा चैनल पर बात कर रहे हो? प्रदेश में सरकार तुम्हारी है, जेल तुम भेजोगे, हम भेजेंगे। अरे सचिन पायलट पर देशद्रोह का मुकदमा तुमने लिखवाया, हमने लिखवाया? सचिन पायलट पर मुकदमा आप लोगों ने, गहलोत ने लिखवाया था या बीजेपी ने लिखवाया था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जब वो आपके उप मुख्यमंत्री थे तो देशद्रोह का मुकदमा किसने लिखवाया सचिन पायलट पर? सफाई दे सकते हैं आप इस पर? आपकी पार्टी सफाई दे सकती है? वर्मा जी से मेरा क्वेश्चन है, मुस्कान जी वो दे रहे जवाब दे रहे। मेरा क्वेश्चन है, आवाज समझ में नहीं आता। सचिन पायलट पर जो मुकदमा लिखा गया था, मैं आ रही हूं पाठक साहब, देशद्रोह का, वो मुख्यमंत्री थे, ये माननीय मुख्यमंत्री आज भी है, तब भी थे गहलोत जी। वो क्या बीजेपी ने लिखवाया, कांग्रेस ने लिखवाया? मैं पूछना चाहता हूं क्यों लिखा गया हो? सरकार का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? बता दीजिए वर्मा साहब। वर्मा जी, सरकार का दुरुपयोग ऐसे होता है जैसे आप कर रहे हैं राजस्थान में। भाजपा की मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज करा रही, मैं समझ नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट पर जब देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था गहलोत द्वारा, तो वो बीजेपी ने नहीं लगाया था, कांग्रेस ने लगाया था। बता दे जरा उन्हें। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन पर सचिन पायलट साहब, गहलोत साहब और सारे जूनियर सीनियर सारे नेता विधायक सब हमारी पार्टी में एकजुट हैं। मैं अगर जो अपने भाजपा के साथी से पूछूं
जिस हार्दिक पटेल के ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा लगाया था, जिस और उस प्रदेश में लगाया था जहां पर मोदी जी और अमित शाह जैसे लोग वास करते हो, निवास करते हो, वास करते हो, बिना उनके आदेश का नहीं लगा। आज वही हार्दिक पटेल आपके चहेते हैं, संघ का चादर ओढ़ करके वो कांग्रेस को भी अनाप शनाप कहने का काम कर रहे हैं। तो पहले मैं कांग्रेस आपसे में तो पूछना थे वो। चाहता हूं कि वो अभी देशद्रोह का मुकदमा मोदी साहब लगाया था, क्या उस पर वो क्षमा मांगने जाएंगे? अमित शाह जी उस पर क्षमा मांगेंगे इस बात के लिए? आज पूरी तरह से जानिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। कांग्रेस कि सचिन के साथ नौजवान नेता था, इसकी मेहनत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उसी पर हुआ। कल हो सरकार की जीत है, ये भाजपाई कहीं से अपने आप को इधर उधर नजर आते हैं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी। मैं ये कहना चाहता हूं, हार्दिक का नाम लेकर डिबेट को जो घुमाने का काम कर रहे हैं हमारे मित्र, मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि सचिन के लिए जो मुकदमा लिखा गया था, जिसकी मेहनत से वहां सरकार बनी थी, युवा शक्ति को विश्वास में लिया था, उसके लिए सोनिया जी माफी मांगेंगी, प्रियंका जी मांगेंगे, राहुल जी मांगेंगे, और गहलोत ने तो शायद कुछ मांगी भी है लेकिन अधूरी मांगी है। मांगने के बाद फिर यू टर्न हो गया। तो दोनों के लिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि दूसरी बार की लड़ाई में मैंने घर पर जिक्र किया, मैंने परिवार पर जिक्र किया, मैंने आपके वहां निशान जो चोट का है वहां वार कर आपको जगाने का काम किया है। जहां कांग्रेस की नस दबी हुई है, जहां कांग्रेस का जख्म है, वहां याद दिला रहा हूं कि यहां इलाज करो। यहां सचिन का करो, दीपेंद्र हुड्डा का करो, जो बचे हुए उनको बचाओ, वरना कांग्रेस का अस्तित्व मिटने जा रहा है आपकी इसी सोच की वजह से कि जो आपके युवा साथी काम कर रहे हैं लोकतंत्र में एक पार्टी को चलाने का, उनको मिटाकर आप लोकतंत्र को भी चोट पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है ऐसा मैसेज दे रहे हैं इस देश में कि और पार्टियां ऐसा किसी का कैरियर खत्म ना करें। इस काम को बंद करिए, इस काम को बंद करिए आप। वर्मा जी, ये जरूरी है, अगर आपने बंद नहीं करा तो राजनीति की गरिमा गिर जाएगी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी। वर्मा जी लौटूंगे मैं एक बार पाठक साहब की बात में सुनना चाहूंगी, वो कुछ कह रहे हैं, बहुत समय से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मुस्कान जी, साथी की आवाज युवकों के कारण बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन इन्होंने इतना जरूर समझ में आया कि कांग्रेस के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के साथी मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की आजादी से लेकर के आज तक ना खून कटाने का काम नहीं किया, ये देश की राजनीति करने चले आए हैं। अरे जिस परिवार ने इस देश के लिए अपने परिवार का बलिदान दे दिया है, उसके ऊपर आपके जैसे ठीक है, अभी भी तो परिवार का मुझे लगता है अभी भी बीजेपी को फुलाने फूलने के लिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ देवेंद्र प्रमुख जी, आ रही हूँ। बीजेपी की बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस अभी भी अपने परिवार का बलिदान देती नजर आ रही है। संघ और भाजपा वाले कांग्रेस को बताएंगे, कांग्रेस को बताओगे कि कैसे देश चलता है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश की तिरंगा को नहीं समझा, जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस संघ ने देश के हमारे तिरंगे को अपने का बलिदान लगाना उचित नहीं समझा, जिस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को नष्ट करने की चेष्टा रखी, जिस भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की पट्टियां जलाई जाती हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है। अरे धिक्कार है भाजपाइयों पर। ठीक है, चलिए ठीक है वर्मा जी, देवेंद्र प्रमुख जी तू तो मैंने से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास एक बार फिर से। वर्मा जी आ रही हूँ एक बार फिर से। कांग्रेस के मुकाबले में ठीक है, नाखून नहीं कटाया और आप देश के हितैषी बने चले आए। जब भी काम आपने किया है, ठीक है वर्मा साहब, वर्मा जी आ रही हूँ आपके पास। कभी आपने देश में भाईचारा नहीं बनाने का काम किया। ठीक है, आ रही हूँ देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास भी आ रही हूँ। पाठक साहब के पास पहले मैं जाना चाहूंगी। पाठक साहब, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो आजादी दिलाई ही है और देश को फलने फूलने के लिए हमने अपने परिवारों का बलिदान दिया। कांग्रेस अभी भी बीजेपी को फूलने फुलाने के लिए अपने परिवार, अपने पूरे पार्टी का बलिदान देते नजर आ रही है। पहले तो कभी हार्दिक पटेल, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कभी जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेता दे दिए, और अब देख लीजिए
अभी कह रहे थे गुटबाजी की बात, मैं आ रही वर्मा जी, आ रही हूँ, गुटबाजी की बात करती है कांग्रेस की, हमारे बीच कोई गुटबाजी नहीं है। वर्मा साहब की बातों से ऐसा लगता है कि गुटबाजी तो यही झलक रही है। मैं आ रही हूँ वर्मा साहब, एक बार सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ। पहले नंबर पर है। ठीक है, हाँ ठीक है, आपके लिए देश पहले नंबर पर। सुन लीजिए वर्मा साहब ने अभी पाठक साहब कहा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह। ठीक है, चलिए पाठक साहब को बोलने दीजिए, एक बार सुनना चाहूंगी मैं उनकी बात। देश के खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक है वर्मा साहब। पाठक साहब एक सवाल छोटा सा और आपसे, अभी वर्मा साहब की बातों से ये साफ जाहिर हुआ कि गुटबाजी है कि नहीं। प्रमोद तिवारी का नाम लिया उन्होंने, प्रमोद तिवारी उनके लिए नेता है, बहुत अच्छे नेता, लेकिन मुकुल वासनिक का नाम नहीं लिया उन्होंने एक बार भी। आप खुद ही देखिए कि ये अपनी जो इस राज्यसभा के रण में जो इनकी कुंठा है वो खुद ही दर्शा देते हैं। देखिए मुस्कान जी, गुटबाजी कहाँ नहीं है कांग्रेस पार्टी में, किस राज्य में नहीं है? अगर इनकी सरकार राजस्थान में है तो वहां गुटबाजी है, छत्तीसगढ़ में है तो वहां गुटबाजी है, पंजाब में थी, आपसी गुटबाजी के कारण पंजाब किसी ऐसे शासक को दे दिया जो देखिए वहां सत्ता संभालते हुए नहीं पा रही है। अभी अभी सुनील जाखड़ जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल। अमरिंदर सिंह जी के बाद पंजाब में दूसरे बड़े नेता थे वो सुनील जाखड़ जी। तो क्या पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी है। भूपेश बघेल टीएस देव सिंह में क्या गुटबाजी हमने नहीं देखी थी कुछ दिन पहले? ये सारी की सारी गुटबाजी जो है इसको शीर्ष नेतृत्व संभाल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उन्हीं को चांस दे रहा है जो परिवार का दरबारी हो, जो परिवार के जी में जी मिला रहा है। वो अपने कार्यकर्ता की उपेक्षा करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसकी पहुंच देश के हर एक कोने में था। इन्होंने कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में केवल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, भारत वर्ष के आम जनमानस ने भी भाग लिया था। उस समय एक ही पार्टी थी कांग्रेस, तो वो कांग्रेस पार्टी हो गई। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। आरएसएस के संस्थापक ने भी उस समय आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन जब कांग्रेस की वो तुष्टीकरण की राजनीति को देखा तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। और देखिए ना पाठक साहब, सुनील जाखड़ का आपने नाम लिया, पंजाब में वेरका है, वो भी उनका कोई आता पता नहीं था कि वो बीजेपी में कभी जाएंगे, राजकुमार वेरका, और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वही देखिए ना कि ये वर्मा साहब कहते हैं कोई गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो जिस राज्यों में इनकी सरकार थी वहां पे गुटबाजी ही चल रहा है। एक खेमा असंतुष्ट है दूसरे खेमा से, और शीर्ष नेतृत्व इसको संभाल नहीं पा रहा। तो आखिर पार्टी को चलाने के लिए G23 भी पाए। अभी देखिए कपिल सिब्बल जैसे नेता ने क्या किया, पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्यसभा चले गए। उन्होंने महत्वाकांक्षा देखा कि जहां पे उनको मिल रहा था, कयास ये भी लगा रहे थे कि झारखंड जाएंगे, लेकिन अंततः आजम खान को बेल दिलाने के लिए उनको पारितोषिक के रूप में समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। तो कांग्रेस अपने आपसी गुटबाजी में ही खत्म है। बीजेपी जो सपना लेके आई है कांग्रेस मुक्त भारत, वो इनके पार्टी के लोग ही खुद कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व और हवा दे रही है। देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, हर जगह होती है। बीजेपी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो असंतुष्ट होते हैं और छोड़ के पार्टी को गए, लेकिन जितनी बड़ी ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मैंने कहा ना कि देश के हर कोने में इनकी पहुंच थी। और आज देख लीजिए क्या आलम हो गया है। भारतवर्ष के 18 राज्यों में बीजेपी और एनडीए का शासन है, कांग्रेस के लिए मात्र 2 राज्य बचे। नॉर्थ ईस्ट में कभी इनका आधिपत्य होता था कांग्रेसियों का, आज क्या हाल हो गया। और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से विकास से वंचित रखा था, न वहां ट्रेन, न रोड, न कुछ भी नहीं। और उसके बाद ये किस बात की कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। अरे आजादी की लड़ाई में केवल जवाहरलाल नेहरू जी ने ही भाग नहीं लिया था, भारतवर्ष का हर एक आम जनमानस भाग लिया था। भगत सिंह जी भाग लिए थे, बटुकेश्वर दत्त लिए थे।
आज राज्यसभा के रन में ये चर्चा होनी चाहिए कि अगर ये प्रमोद तिवारी जी को तीसरे कैंडिडेट के रूप में राजस्थान से भेज रहे हैं तो इनके पास 26 सरप्लस एमएलए बचते हैं, बाकी के जो शॉर्टफॉल है 15 एमएलए का वो कहां से पूरा कर रहे हैं। इस बात पे वर्मा जी को चर्चा करनी चाहिए, नहीं कि वो हमने पार्टी ने बलिदान दिया, हम आजादी की लड़ाई में भाग लिए, बीजेपी नहीं है। अरे जिस पार्टी का निर्माण ही आजादी के बाद हुआ वो कैसे आजादी की लड़ाई में भाग ले लेगी। वर्मा साहब, ठीक है, पाठक साहब आ रही हूं आपके पास। वर्मा साहब, एक बात तो वाजिब सी है, देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन अगर वो गुटबाजी पार्टी पर हावी हो जाए तो वो पार्टी के लिए खतरा हो जाती है। नहीं, भाई ने ठीक बात कहा कि जो पार्टी उस समय थी नहीं, लेकिन आज राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, भारत देश में रहेगा कौन, इसका सर्टिफिकेट भी देने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। ये बात भी हमारे दोनों साथियों को समझना चाहिए। रही बात, आप गिनती की बात कर रहे हैं, हमारे पास पूर्ण विधायक हैं, हम जीतने लायक हमारे पास संख्या है। अगर जो समर्थक नहीं है, रही बात हमारे पास अगर तो हमें तोड़फोड़ की राजनीति करनी होती तो हम झारखंड में भी अपना प्रत्याशी खड़ा करते, बिहार में भी खड़ा करते, लेकिन नहीं, हम स्वतंत्र राजनीति, स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं। हम तोड़ फोड़ पर और खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करना चाहते। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में आप देख लीजिए पूर्ण रूप से हमारे विधायक हमारे साथ हैं, हमारी पूरी गिनती है जिससे हमारे सारे राज्यसभा सदस्य विजयी होकर निकलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जैसे बार बार एक बात आती है कि आप इनको उठा करके कहीं ले क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, कौन सा ऐसा आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त से इस देश में नहीं डरता है। अगर जो नहीं डरता है तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानता होगा। चलिए ठीक है, आप भी डर रहे होंगे, ठीक है वर्मा साहब, आप भी डर रहे होंगे बीजेपी की खरीद फरोख्त से। अडानी अंबानी की सरकार खरीद फरोख्त के अलावा कुछ, ठीक है, चलिए इसी पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं आ रही हूँ वर्मा साहब आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की खरीद फरोख्त से पूरे देश में हर कोई डरता है। अगर डर लगता है आपको तो कांग्रेस भी डर रही है। सचिन पायलट की नजदीकियां तो बढ़ती जा रही है बीजेपी, तो क्या आएंगे कल पायलट? कल का समय दिया गया उन्होंने, कल वो आएंगे वहां पर आपकी बाड़ेबंदी में। तो राज ये मुस्कान जी समझ नहीं पाया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि बीजेपी की खरीद फरोख्त से हर कोई डरता है, यानी कांग्रेस भी डरती है, और सचिन पायलट की नजदीकियां लगातार बीजेपी से बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट ने कहा है कि वो मंगलवार तक पहुंचेंगे बीजेपी कांग्रेस की बाड़ेबंदी में, आएंगे वो कल? ऐसा नहीं, सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। ये अफवाहें सर्वमान्य होते तो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन उन्होंने किया उस पर उनकी मान्यता दिखती। मुस्कान जी, हमारे दल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात रखने को स्वतंत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही नहीं है कि आवाज निकलने पर उसकी जबान खींच ली जाएगी, बंद कर दी जाएगी या उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें हर आदमी को बोलने का अधिकार है। ये हमारा मामला है, हम इसको देखेंगे कैसे क्या है। रही बात आपका जो कहना है कि मैं इतना फिर कहना देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अगर जो अपने विधायकों को ले जा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? वो हमारे विधायक हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे जूनियर भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, उनको हम कहीं ले जाकर बिठा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना? क्या भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त को ये पूरा देश नहीं देखता क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ प्रदेशों में जहां उसके 2-4 विधायक होते हैं पूरे विधायक खरीद करके वो सरकार, ठीक है वर्मा साहब, ठीक है, आ रही हूं आपके पास एक बार फिर से। तो फिर वहां क्या इसका कहना? ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी की खरीद फरोख्त से हर कोई डरता है और कांग्रेस भी डर रही है। देखिए, वही बात आती है मुस्कान जी, वर्मा जी को आज गुस्सा भी कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे।
अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर उनको लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि खरीद फरोख्त की बात वो जिस तरीके के आक्षेप लगा रही, कम से कम वो एक बार अपनी स्थिति को जो है, आप बार बार उनसे सवाल कर रहे हो, स्पष्ट कर लें। राजस्थान पर बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि पायलट जैसे नेता को वो मैनेज नहीं कर पा रहे, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। उनका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का आज जो अपना अस्तित्व रखते हैं, इतनी ताकत वो रखते हैं, उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। और बीजेपी पे आप खरीद फरोख्त का जो आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए अगर इस डिबेट को 4 घंटे करें तो इस देश पर 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 4 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार से रहे थे, लगातार 4 योजना कर आए हैं, और ये 5वीं चल रही है। तो प्रधानमंत्री का उनका कार्यकाल 20 प्लस हो चुका है। उनके खाते आज तक चेक कर लीजिए, और आपके एक पूर्व मिनिस्टर का किसी का आंख नीच कर उठा लीजिए, अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के खाते में उसका 1/4 भी मिला हो टोटल लगा के, तो आज ही राजनीति छोड़ देंगे। आप खरीद फरोख्त की बात छोड़ रहे हैं, आप दूध के धुले, अरे आप डूबे ही यूं हो कि आपने इस देश को ही काला कर दिया। और आप कह रहे हैं कि हम जो है बहुत शक्ति देश के प्रति समर्पित थे, आजादी लेकर आए। कुर्बानी थी भगत सिंह की, कुर्बानी थी सुभाष चंद्र बोस की, कुर्बानी थी जिनकी बात करोगे चंद्रशेखर आजाद की, तो इनकी बात करोगे, ऐसे सैकड़ों कुर्बान जो हमारे योद्धा थे, जो शहीद हुए देश के लिए, उनका अस्तित्व मिटा दिया आपने अपने परिवार को बचाने के लिए। जब महात्मा गांधी जी के द्वारा कमेटी के बाद, आजादी के बाद नंबर आया और वोट पड़ने की बात आई, तो उसमें किसका नंबर था? सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे। बेईमानी वहां से शुरू की आपने, और आज तक उसका परिणाम भुगतते आ रहे हैं आप लोग। अब आपके हाथ में कुछ है नहीं, इतिहास रचा बेईमानी का आपके नाम, आप चर्चा कर रहे हैं। अरे ठीक तो कहा बीजेपी का तो जब अस्तित्व नहीं था, लेकिन बीजेपी के आज बहुत नेता उस समय आजादी में शामिल थे। ये भी बात बड़ी बता रहा हूं आपको मैं, आप नकार नहीं सकते। आप लोगों ने जब से देश आजाद हुआ है सिर्फ उसका शोषण किया है और उसमें लूट, ठीक है, चलिए राजस्थान पर आ जाइए देवेंद्र प्रमुख जी। इकट्ठा किया है, ठीक है, 20 बैंकों में भेजा है, और उसी का परिणाम है कि आज अब आपका अस्तित्व फिर दोहरा रहा हूं कि मिटने जा रहा है। ठीक है, राजस्थान पर अब आ जाइए देवेंद्र प्रमुख जी। आर्य वर्मा साहब। राजस्थान इतना शानदार चुनाव होने जा रहा है मुस्कान जी, देखिए ये तो मैं चुनाव के बाद ही कह पाऊंगा, जो डिबेट्स में आएंगे तो हम बैठेंगे, और हो सकता है वर्मा जी भी आए, तो वर्मा जी को आवाज थोड़ा युवकों कम कर दीजिए, आवाज में। ठीक है, चलिए इस तकनीकी खामी को भी दूर किया चर्चा की है, जहां जहां हमने इंगित किया। आर्य पाठक साहब, आज वो ही चीज होनी है राजस्थान में। आप मैं कह रहा हूं कि जिस लड़ाई जो इस वोट की कह रहे हैं, लास्ट में जिस सीट की कह रहे हैं पाठक जी, उसको बीजेपी फतेह करेगी, गारंटी के साथ करेगी और ईमानदारी से करेगी, ये भी बोलकर जा रहा हूं। वही लोग वोट करेंगे जो आज कांग्रेस को स्पष्ट नाराजगी जता रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हों या सदस्य हों। ठीक है, वो उनकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि हम वो सीट जीतेंगे। ठीक है, पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पाठक साहब। मुस्कान जी, मैं दोनों लोगों से एक ही बात पूछ रहा हूँ। आज आपके डिबेट का मुद्दा आपने अच्छा शीर्षक दिया, राज्यसभा का रन। तो राज्यसभा, राजस्थान में राज्यसभा के रन में दोनों पार्टियों के पास बहुमत नहीं है एक सीट के लिए। बीजेपी अगर 11 एमएलए का सपोर्ट ढूंढ रही है तो कांग्रेस 15 एमएलए का। बीजेपी क्या समीकरण बैठा रही है, देवेंद्र जी बताएं जरा, कि वो तीसरी सीट जो मतलब दूसरी सीट बीजेपी वहां से जीतेगी। और साथ ही साथ वर्मा साहब, आप आखिर ये तो मान रहे हैं ना कि आपके विधायक बिकने को तैयार हो गए, वो बैठे हुए हैं विधायक। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वो खरीद फरोख्त कर रही है, तो सामने वाला बेच रहा है तभी तो कोई खरीद फरोख्त कर रहा है। ठीक है,
और दूसरी बात, इस डिबेट को मुद्दे पे रखे। वर्मा साहब, अडानी अंबानी, अरे अडानी अंबानी भी देश के निर्माण में सहयोग दे रहा है। इस बात को चाहे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है, आपकी भी सरकार जब थी इंडस्ट्री को प्रमोशन करते थे। ठीक है पाठक साहब, इस पर करेंगे ऐसे चर्चा किसी फिर भी से। इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बोला जाता है। ठीक, आप अपने विधायक को बचाने में रखिए, क्योंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी खरीद रही है। तो फिर आपके विधायक अगर इतने ही निष्ठावान रहते तो क्यों बिक रहे हैं? ठीक है, इस बात का ठीक है सवाल पाठक साहब। दीजिए एएनबी चैनल के दर्शकों को। ठीक है पाठक साहब, आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। वर्मा साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। भारतीय ट्राइबल पार्टी है जिसके 2 विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी आंदोलन में, जब आदिवासी आंदोलन हुआ था उस समय में जो मुकदमे दर्ज हुए थे लोगों पर, उनको अगर वापस ले ले तो वो वोट जो है वो आपके खाते में आ जाएंगे। आप बता दीजिए, वोट छोड़ेंगे आंदोलन में जो मुकदमे है वो जल्दी से बता दीजिएगा। नहीं, सबसे पहले तो हमारे भाजपा साथी का योको इतना ज्यादा है समय- जिनकी आवाज ठीक समझ है, में समय नहीं की आती। कमी भी है मेरे पास। ठीक है, दूसरा, आप इस अभी सवाल का उन्होंने जवाब कई दीजिएगा। आरोप सरदार पटेल या तमाम नाम उन्होंने लेने का नाम लिया और कांग्रेस को ठीक है ना वर्मा साहब, देखिए डिबेट इस मुद्दे पर नहीं है कि आजादी किसने दिलाई किसने नहीं। ने कहा है तो जवाब भी सुन लीजिए। भाजपा के साथी ने कहा है, आज सरदार पटेल जी ने, सरदार पटेल को ये बता रहे हैं उनके अरे साथ मुद्दे पे रहिए ना। अरे डिबेट सरदार का मुद्दा पटेल क्या है? कहां से और कहां पंडित भटक रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू की ही जोड़ी थी जो इस देश ठीक को है, यहाँ ठीक है, तक देश लाने का मानता काम है। किया ठीक है वर्मा साहब, देश ने मान लिया, आजादी कांग्रेस ने दिलाई। अब जरा मुद्दों पर बात कर लीजिए। भारतीय ट्राइबल पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। मुद्दे की बात ये है कि सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। भारतीय ट्राइबल पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, जल्दी से बताइएगा। 2 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि या तो आंदोलन वापस लीजिए या वोट लीजिए, आपका फैसला। 2 विधायक है, आंदोलन वापस लेंगे, आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे वापस लेंगे या फिर वोट उनके लेंगे? आप जल्दी बता दीजिए। मुस्कान जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो युवको बहुत ज्यादा आवाज बहुत 2-2 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। सवाल अधूरा रह गया, लेकिन ये सवाल का जो जवाब है वो देखना होगा राज्यसभा में जब चुनाव होंगे उस समय किस तरीके की स्थितियां बनती है। क्योंकि जब आदिवासी आंदोलन हुआ उस समय में जो लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को वापस लेने की बात की गई है, और उन मुकदमों को वापस लेने के बाद अगर कांग्रेस वापस लेती है तो कांग्रेस के खाते में 2 जो है वो वोट जाएंगे राज्यसभा के लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस का फैसला क्या होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।